हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 से संबंधित जो है तमाम तरह के थियरीज को। इस चैप्टर में टोटल जो है 4 प्रश्नावलियां दी गई हैं और इसमें जो है प्रत्येक प्रश्नावली से संबंधित जो थियरी है उसको 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि प्रश्नावली को सॉल्व करने में किसी भी तरह की परेशानी को फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो आइए, जो चैप्टर 1 है उसका मैं नाम लिखता हूं। उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो यदि जो है आपने मेरा वीडियो देखा होगा, इसका मैं परिभाषा लिख रहा हूं पहले। जो वीडियो नंबर सिस्टम से संबंधित था तो आप इसके डेफिनेशन से अवगत हुए होंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ये यदि पता नहीं है तो फिर जो है आप नंबर सिस्टम वाला वीडियो मेरा जरूर देख लेंगे। कहते हैं इसे आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे में जो भी परिमेय और अपरिमेय का आप एग्जाम्पल जानते हैं उन सभी को यहां लिख सकते हैं। जैसे जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, फिर जो शून्य भी है या 22/7 है, खुद पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है कि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती आता है, लेकिन यहाँ यू भी शामिल हो जाएगा। रूट के अंदर 2 है, √3 है, सभी अपरिमेय संख्याएं भी हो जाएंगी। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जितनी भी प्रकार की संख्या हैं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रश्नावली। ये तो पाठ का मैंने परिचय दिया। प्रश्नावली 1.1 से संबंधित थ्योरी को क्या है, इस प्रश्नावली से संबंधित थ्योरी, इसको जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जानना है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? ALGORITHM, एल्गोरिथम, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा होगी पहले देखते हैं। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। विधि प्रदान करती है। अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं कि उदाहरण के द्वारा।
देखिए एल्गोरिथम, मैंने कहा क्या कि एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको चाय बनाना है, आपके सामने एक समस्या है कि चाय बनानी है, आपको चाय बनाना आता नहीं, आपने कभी चाय बनाया ही नहीं है, तो उसके मतलब उसके लिए जो है एक एल्गोरिथम लिख दिया जाता है कि चाय बनाने के लिए कौन कौन से तरीकों को आपको फॉलो करना है। जैसे कह दिया गया कि केतली में जो है आप पानी ले लें, उसमें चाय पत्ती डाल दें और उसको गर्म करें, उसको खूब खौलाएं, उसके बाद से जो है उसको हटा दें, जो है गर्म दूध ले लें, गर्म दूध को जो है कप में आप डालें, फिर जो ये केतली में आपने जो है पानी और चाय की पत्ती को गर्म किया है इसको डालें और आवश्यकता अनुसार जो है चीनी का इस्तेमाल करें। इस तरह से आपका चाय क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। वैसे चाय बनाने के कई सारे तरीके हैं, इसमें से एक ये भी तरीका हो गया। तो एक जो है ये चाय तैयार करने का एक एल्गोरिथम, एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास एक समस्या था कि चाय को कैसे बनाया जाए, इस समस्या का विधि आपको मिल गया। इसी विधि को जो मैंने अभी बताया स्टेप बाय स्टेप, इसी को एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है, इसको एल्गोरिथम कहा जाता है ना। याद रखिएगा यहां पे आप कि एल्गोरिथम, आप उदाहरण के तौर पे जो बात मैंने बोला है उसको लिख सकते हैं। शब्द नवी शताब्दी के नवी शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। इनके नाम से लिया गया है, अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद से एक चीज और याद रखना है, तथा जो अलजबरा शब्द है ना, अलजबरा है ना, ये अलजबरा, ठीक है, जो अलजबरा शब्द, ये जो अल ख्वारिज्मी जी हैं, इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक, इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, अल ख्वारिज्मी जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। ठीक है, तो इस पुस्तक से जो है, इस पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। किस शब्द को? तो जो अलजबरा शब्द है उस शब्द को इससे लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आपने एल्गोरिथम को समझ लिया कि एल्गोरिथम जो है किसे कहते हैं, और एल्गोरिथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई, इसको आपने समझ लिया। इसके बाद से हम लोग जानेंगे लेमा के बारे में, प्रमेयिका के बारे में, जो कि इसी 1.1 से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लें आप। आइए इसको क्लीन करते हैं, इसके बाद से जो है हम लोग आगे जिसको जानना है उसको जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रमेयिका किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जो है लेमा कहा जाता है ना। इसका डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद से जानेंगे जो कि प्रश्नावली 1.1 की जान है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके बाद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रमेयिका। इसी को कभी कभी इस तरह लिख देता है लेमा। लेमा इंग्लिश वर्ड है, LEMMA।
प्रमेयिका या लेमा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका डेफिनेशन है, फिर समझाते हैं इसको। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका जो है सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, देखिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यह जो है ऑलरेडी प्रूव्ड है। जहां कहीं भी यदि हमें इसकी मदद से किसी अन्य कथन को सिद्ध करना हो तो डायरेक्ट हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। या आपने जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहां कहीं भी किसी कथन को सिद्ध करना है और वहां पे इसका प्रयोग करना है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है या इस सूत्र का प्रयोग करना है, तो हम इसको डायरेक्ट वहां पुटअप कर देते हैं। वहां हम लोग इसको प्रमाणित करने नहीं लग जाते हैं। तो ये प्रमेयिका है। प्रमेयिका ऑलरेडी जो है प्रूव्ड होता है और इसके मदद से किसी दूसरे कथन को क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। क्लियर है? अब आइए जानते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो प्रमेयिका भी जान ही गए कि सिद्ध किया हुआ कथन है। विभाजन का मतलब क्या होता है? भाग देना, है ना। और यूक्लिड जो है मैथमेटिशियन का नाम है। तो यूक्लिड ने विभाजन संबंधी एक प्रमेयिका बताया, एक कथन बताया, है ना। इसको प्रमाणित भी उन्होंने किया। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा उन्होंने, थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहा उन्होंने, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q तथा r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां कॉमा कर देता हूं, जहां r बड़ा और बराबर है 0 के, छोटा है किसके? b के, है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r बड़ा और बराबर है 0 के और छोटा है b के, हो को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसको समझेंगे हम लोग, कहते हैं। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया है ए और बी, और उसके अलावा जो है दो और अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से प्राप्त हो रहा है कि यदि ए में हम बी से भाग दें तो वहां भागफल क्या है? क्यू है, और शेषफल क्या है? आर है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। लेकिन यहां जो आर होता है या तो 0 हो जाता है, यानी पूरी कट गया, तो आर शेषफल जो है वहां 0 हो जाएगा, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा क्या होता है? तो हमेशा जो है भाजक से क्या होता है?
छोटा ही होता है, बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी को कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो एंड लेस देन बी, या जहां आर बड़ा और बराबर है जीरो के और छोटा है बी के। तो ये जो रिलेशन यहां दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसी को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं संक्षेप में लिखता हूं, देखिएगा यहां पर संक्षेप में इसका डेफिनेशन कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जहां शेष जो है बड़ा और बराबर है जीरो के, लेकिन छोटा है भाजक के को, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अभी जो जिस चीज को हम लोगों ने लिखा कि भाई उन्होंने कहा दो धनात्मक पूर्णांक की और बी दिया रहा है जहां पे, और ऐसी दो अद्वितीय पूर्णांक की और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जहां पे शेषफल या तो जीरो हो जाएगा या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इस स्थिति को ही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। इसको क्लीन हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद से कुछ नोट पॉइंट है इससे संबंधित, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित कुछ नोट पॉइंट है, इसको जानने का काम करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें कुछ नोट आप लोग लिख लीजिएगा। नोट एक लिखेंगे, नोट वन क्या है, तो देखिएगा इसमें लिखना है आपको कि इस परिणाम की जानकारी बहुत पहले से है, लेकिन लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 है ना में किया गया। पहले से ही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है, ऐसी जानकारी है, लेकिन यदि लिखित रूप से बात किया जाए तो ये यूक्लिड एलिमेंट्स की जो पुस्तक 7 है, इसमें जो है इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया, ठीक है। इसका दूसरा नोट आप याद रखेंगे, इसका दूसरा नोट क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है इसी प्रमेयिका पर आधारित है। तो ये दो नोट पॉइंट आप लोग जो है क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम लोग जानने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परिभाषा अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन कुछ चीज को लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग बोलते हैं मश, महत्तम, है ना, महत्तम समअपवर्तक, या इसी को जो है GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF पे जब स्पेशल में क्लास बनाऊंगा तो इसको लेकर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की तकनीक है। क्या है? एक ज्ञात करने की एक तकनीक है, याद रखना है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ है नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों का जो HCF हम लोग ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करने के कुछ तरीकों से आप अवगत होंगे, जैसे भाग विधि आपने सीखा होगा, या अभाज्य गुणनखंड विधि आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहां पे हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का कैसे HCF ज्ञात किया जाता है, इसको यहां हम सीखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूं आपको कि HCF होता क्या है। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, ठीक है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक है, वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो इनको पूर्णतया, ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली, है ना, विभाजित करता है, विभाजित करता है। वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो इनको पूर्णतया क्या करता है, विभाजित करता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF हम निकालते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा वैसा पूर्णांक निकलता है जो कि जितनी भी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं तो दोनों को विभाजित करता है, लेकिन सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ी संख्या वो नहीं होगी, उससे बड़ा पूर्णांक नहीं होगा। तीन है तो तीनों को विभाजित करेगा, चार है तो चारों को विभाजित करेगा, उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब ही होता है, ये जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ही होता है उसका विभाजक, अपवर्तक, है ना। जैसे हम कहें कि भाई 6 का अपवर्तक क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 1 2 3 6, इससे जो है ये 6 विभाजित हो गया। उस तरह 9 का अपवर्तक क्या होगा, तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो यहां तो एक दोनों में कॉमन है, यह भी दोनों का जो है कॉमन अपवर्तक है। ये फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर है, एक भी और साथ में 3 भी है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट में सबसे बड़ा, तो हाईएस्ट जो है 3 है। तो 6 और 9 का HCF आप किसी भी विधि से ज्ञात करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि भी हम लोग सीखेंगे, भाग्य विधि का भी डिस्कशन यहां करेंगे, और एक नई विधि का भी डिस्कशन करेंगे जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो है इसकी परिभाषा हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। इसको मैं क्लीन करता हूं पहले।
विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF ज्ञात करने की HCF ज्ञात करने की पूरी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। अभी जो है हम लोग एल्गोरिथम को लेकर डिस्कस करेंगे। मैंने बताया आपको शुरू में कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो कैसे जो है यूक्लिड महोदय ने किस तरह से जो है विभाजन की एक एल्गोरिथम दिया, यानी कैसे जो है उन्होंने बताया कि भाई हम किस तरह से विभाजन का काम करेंगे तो दो संख्याओं का HCF ज्ञात हो सकता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि जब ऑलरेडी जो है अभाज्य गुणनखंड विधि है HCF ज्ञात करने की, ऑलरेडी जो है भाग विधि है HCF ज्ञात करने की, तो आखिर जो है यूक्लिड महोदय को एक अलग विधि देने की क्या जरूरत पड़ी, या उन्होंने इस विधि को दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दिया, तो उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क रखा, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आइए पहले इसको क्लीन करें। हम लोग इसको क्लीन करके जो है उदाहरण के तौर पे देखिएगा, दो संख्याओं को मैं लेता हूं और इन दोनों का जो है हम लोग पहले भाग विधि से HCF ज्ञात करेंगे और उसके बाद से जो है इनके HCF को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे आइए हम लोग देखते, इसका जैसे नहीं है, ये अलग मैं आपको यहां पे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि भाई किस संख्या को लेकर चलेंगे। जैसे जो है 36 तथा 138 का मौशा है ना, ज्ञात करें। मौशा भाग विधि तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले भाग विधि से हम काम करेंगे जिससे आप लोग अवगत हैं। भाग विधि 36 से भाग देंगे 138 में, कितना मरतों में लग जाएगा, 3 मरतों में। 36 18 9 1 10 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर ये जो शेषफल है, इस शेषफल से ये जो भाजक है इसमें भाग देते हैं। यही प्रक्रिया आपने सीखा होगा। फिर 30 एकम 30, उस समय तक एक काम चलते रहेगा जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। फिर जो है 36 में से 30 माइनस हो जाएगा 6। अब इस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे, 6 पचे 30, ये क्या हो गया, यहां शेषफल 0 हो गया। अब जिससे पूरा पूरी भाग लगा है यही होता है क्या, मौशा, यही होता है HCF। ये भाग विधि में आपने नॉर्मली सीखा होगा, है ना। अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा यहीं पे बगल में ही काम करते हैं यूक्लिड विभाजन के द्वारा। यूक्लिड विभाजन, ध्यान से समझिएगा, अब ये नई विधि है, इसको हम सीखने जा रहे हैं। एल्गोरिथम से, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और आखिर में उन्होंने क्यों ये विधि दिया, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा जो मेरे विधि से आपको बनाना है, चूंकि उन्होंने एल्गोरिथम दिया, यानी सुपरिभाषित चरणों की एक
श्रृंखला दी उन्होंने कि भाई इस आधार पे काम करो। तो उन्होंने कहा कि स्टेप वाइज काम करना, और इसमें सबसे पहला स्टेप में उन्होंने क्या कहा कि चरण 1 में क्या करो, इसको इंग्लिश में स्टेप 1 आप लिख सकते हैं, चरण 1 में इंग्लिश वाले ऐसे स्टेप 1 लिखते हैं। कहा कि क्या करो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है उसको छांटो। तो देखिए तो दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, लिखेंगे यहां, पेन चेंज कर देता हूं, यहां 138 बड़ा है 36, 138 इज ग्रेटर देन 36 है। ठीक है, पहला चरण उन्होंने कहा। तो कहा कि भाई इसीलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा और बराबर होता है बी 0 के और छोटा होता है किससे, बी से। तो यहां पे जो है कौन सा भाज्य होगा, कौन भाजक होगा, यानी ए बी क्यू और आर क्या होगा। तो यहाँ 36 से आपको 138 में भाग करना है। यहां देखिए तो भाग विधि से भाज्य ये है, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहेंगे, और ये है भागफल, और ये क्या है, ये जो आया है शेष है। बाद में यही शेष जो है, ये जो शेष है बाद में क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ठीक है, तो भाज्य बराबर यानी 138 बराबर 36 गुणे 3 प्लस 138 बराबर 36 गुणे 3, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष क्या है 30। उन्होंने कहा कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उस समय तक इसका अप्लाई करते रहो जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। और यहां भी तो हम वही काम करते हैं, भाग विधि से भी वही काम करते हैं, उस समय तक भाग देने की प्रक्रिया जारी रखते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। इसी बात को कहा उन्होंने। आखिर उन्होंने तर्क क्या दिया उसको लेके जानेंगे। तो यहां तो शेषफल 0 नहीं है, तो चरण 2 लिखिए, स्टेप 2, चरण 2 लिखेंगे, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब जो है हम इस 30 से, यानी जो शेषफल आया है ना, इस 30 से इस 36 में भाग करते हैं। यह जो शेषफल है इससे ये जो भाजक है ये भाज्य बन गया है ना, यहां पे शेषफल क्या बन गया, भाजक बन गया, और जो भाजक है वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो यहां 30 से 36 में डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए 36 बराबर 30 गुणे 1 प्लस 6, भाज्य गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहां भी शेष जो है 0 नहीं हुआ, तो एक स्टेप और चलिए, चरण 3, उस समय तक आपको स्टेप करते रहना है जब तक कि शेष क्या हो, 0 ना हो जाए। फिर से आपको लिखना है, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसीलिए अब क्या करेंगे, 30 में 6 से भाग देंगे, 30 बराबर 6 गुणे 5 प्लस क्या हो गया 0। यहां जो है शेषफल 0 आ गया। तो उन्होंने कहा जैसे ही शेषफल आ जाए 0 तो लिख देना, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए एचसीएफ किससे भाग दिए हैं तो 0 हो गया है शेषफल, तो वह है 6, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या 6। यही हो गया आपका आंसर। इसको अगले चरण में लिख लेंगे, चरण 4 में। तो इस तरह से जो है यूक्लिड ने जो है एचसीएफ ज्ञात करने का एक अलग सा तरीका दिया, एक अलग जो है उन्होंने सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला हमें प्रदान की, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। अच्छा, इसके लिए उन्होंने तर्क क्या दिया, भाई उन्होंने क्या कहा कि किस मायने में ये मेरा जो है अन्य से कुछ अलग है, कुछ अलग चीज को दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे विधि से यदि बनाया जाए, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा प्रयोग करके जो है यदि क्या किया जाए, एचसीएफ निकाला जाए,
तो सिर्फ जो है यहां ये नहीं पता चलता है कि 138 और 36 का एचसीएफ 6 होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। यहाँ 138 और 36 का एचसीएफ 6 होगा, ये पता तो चलता ही है, साथ में ये भी पता चलता है कि 36 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, वो भी 6 होगा। साथ में ये भी पता चलता है कि 30 और 6 का एचसीएफ भी क्या होगा, वो भी 6 होगा। तो इस तरह से जो है अपने इस एल्गोरिथ्म के फेवर में जो यूक्लिड महोदय हैं उन्होंने जो है अब कुछ तर्क दिए। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद से जो है प्रश्नावली 1.2 से संबंधित थियरी को जानते हैं कि क्या इसमें जानना है हम लोग। ध्यान से आप समझेंगे, जब सवाल हम लोग बनाएंगे तो अभी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से मैंने एचसीएफ ज्ञात करना सिखाया, ये और आसान हो जाएगा, है ना। एक ही एग्जाम्पल काफी है यहाँ के लिए, प्रश्नावली में बाकी क्लियर हो जाएगा। यहां अब लिख लेना है आपको प्रश्नावली 1.2 से संबंधित थ्योरी। तो यहां हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को जानना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को, कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अभी इसको समझाते हैं हम। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, यहां से मैं इधर लिख देता हूं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, तथा वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा या अद्वितीय होता है। अब तो ये तो समझ में हल्का फुल्का आया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन ये बात जो बाद में लिखा गया अभी उसको भी क्लियर करेंगे कि तथा वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको आप अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात गुणनखंडन को, ये जो गुणनखंडन आएगा है ना, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर मान वही प्राप्त होता है। यानी इसको आरोही या अवरोही, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जब सजाएंगे जो भी गुणनखंडन आएगा तो मान नहीं बदलता है, मान सेम रहता है। इसका मीनिंग यही हुआ जो मैंने यहाँ पे नीचे जो लाइन की अंडरलाइन,
इसका मीनिंग यही होता है। जैसे में समझेंगे इस चीज को हम लोग, जैसे 660 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ज्ञात करें, या 660 का अभाज्य गुणनखंडन करें। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग, यहां मैंने लिख दिया 660, ऐसे पाई खींच देते हैं, है ना। फिर भाग विधि, 2 से सबसे छोटी संख्या से प्रयास करते हैं तो 2 से लग जाएगा 330। फिर देख रहे हैं 2 से लग जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 30, 165। अब 2 से नहीं लगने वाला है, नहीं कटने वाला है, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर अब 5 से 11 पचे 55। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, 660 बराबर 660 बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 3 एक बार 5 फिर 11। इसी को लिखते हैं 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। यहां देख रहे हैं कि 660 जो है एक भाज्य संख्या है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको जो है यहां 2 3 5 11 के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त किया। ये 11 भी अभाज्य है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, सभी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही मैंने कहा कि ये आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर मान में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहां पे हम ऐसे लिखे हैं, यदि हम लिख दे 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 का पावर 2, तब भी सेम वैल्यू आएगा। या लिख दे 3 गुणे 5 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 11, कहीं से कोई क्रम करें तो मान में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो इसी बात को, ये जो स्टेटमेंट है, इसी को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, है ना। ये जो है यहां पे मैं गुणनखंडन वृक्ष बना देता हूं, फैक्टर ट्री। देखिएगा, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। इसी को कैसे फैक्टर ट्री के द्वारा हम लोग दिखाएंगे। यहां है 660, है ना। इस 660 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 330 आएगा। क्लियर है। फिर जो है 330 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 165। 165 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से भाग लगेगा इसमें, तो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 55। 55 जो है अब 5 से होगा तो क्या आएगा, 11। क्लियर। 11 जो है वो 11 5 55, अब 11 नहीं लगने वाला है, यहाँ 11 आ गया। तो फिर ये इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं नीचे। आई होप कि आप नहीं देख पा रहे होंगे, अब बगल में मैं यहाँ कर देता हूँ। 660 बराबर सेम 2, 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुणे 3 है, फिर 5 है, 3 गुणे 5 गुणे यहाँ क्या है, 11। इस तरह से ये जो डायग्राम आपकी किताब में बना हुआ होगा, ये क्या है, फैक्टर ट्री है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को आपने समझ लिया। इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगला करते हैं। इसको क्लीन करते हैं और इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट है उसको जानते हैं। ठीक है, नोट 1, नोट 1 लिखेंगे हम लोग। इस प्रमेय का सर्वप्रथम वर्णन
यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 9, जो पुस्तक 9 है ना, उसमें जो है साध्य 14 के रूप में हुआ था। कौन सा? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। नोट 2 में आप याद रखेंगे कि इस सर्वप्रथम जो है वर्णन तो यूक्लिड एलिमेंट्स की जो पुस्तक 9 है उसके साथ ही 14 के रूप में हुआ था, लेकिन इस प्रमेय का जो सही प्रमाण है, इसके बारे में सही प्रमाण देने का काम जो है, जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं, उनकी एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी, उसमें उन्होंने किया। ठीक है। तो इस प्रमेय का सही प्रमाण कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति, उनकी क्या कृति है? डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी में दिया है ना। तो ये नोट पॉइंट 2 है। तीसरा नोट पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इनको कहीं कहीं केएफ गॉस भी लिखता है ना, को गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। याद रखना है आपको, राजकुमार कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। इसके बाद से आइए हम लोग जो है जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है कैसे एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात किया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आप सीख ही गए, जानेंगे हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। भाग विधि तो आप जानते ही होंगे, हम लोग यहां अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। ठीक है। जैसे 6 तथा 20, दो संख्या मैं ले लेता हूं और इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 3, है ना। यहाँ 6 का निकाल लें, जिस भी विधि से निकालना है। 2 3 6 रफ कर सकते हैं। और 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5, जिसको बराबर लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 5। 20 का निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए, 2 से 2 दहा के 20, 2 से 2 पचे 10, 2 गुणे 2 गुणे 5 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 6 और 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा? एचसीएफ जब निकालना है तो जो कॉमन है, दो संख्याएं दी गई हैं तो 2 में, 2 से अधिक दिया गया है तो 2 से अधिक में, जो कॉमन है उसका जो मिनिमम पावर है उसको लिखते हैं। जैसे यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 2 का पावर 2 है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का पावर 1 होगा। यहां 3 है लेकिन यहां नहीं है तो छोड़ देंगे, यहां 5 है इधर नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी 2 का पावर 1 बोले तो 2।
और एलसीएम ऑफ 6,20। यहां जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का पावर 2 कम हाईएस्ट है। इसके अलावा जो बचता है ना उसको भी नोट कर दिया जाता है गुणा के रूप में। 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, यानी ये जो इसका एलसीएम है 60 आएगा और एचसीएफ क्या आएगा 2 आएगा। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि है। बाकी जब प्रश्नावली 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो तमाम तरह के सवाल दिए गए हैं, वहां और जो है कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लगे हाथ जो है स्टार मार्क का या नोट करके जो है इसको भी लिख लेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांकों, है ना, पूर्णांकों ए तथा बी के लिए एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर होता है ए गुणे बी। अर्थात यदि इसी को दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो दो संख्याओं का एचसीएफ गुणे उनका एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। आइए जो है हम लोग इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद से प्रश्नावली 1.3 से संबंधित थियरी को जानेंगे। प्रश्नावली 1.3 से संबंधित थ्योरी याद रखना है आपको कि एक यहां प्रमेय याद रखिएगा। आप आपके बुक में दिया हुआ है प्रमेय, लिखा होगा 1.3, आपके बुक का है। ये प्रमेय आपको याद रखना है। ठीक है। कह रहा है कि क्या लिख रहा है उसमें, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि P कमा दे देंगे ए स्क्वायर को, किसको, ए स्क्वायर को, ये क्या है अभी लास्ट में लिख देंगे, ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित, है ना, ए को भी विभाजित करेगी। अब यहां पे ये ए क्या है इसके बारे में हम लोग लिख दें कि जहां ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले इस प्रमेय को समझते हैं कि प्रमेय क्या कहना चाह रहा है। देखिए P मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या है। P अभाज्य संख्या में P के कुछ भी मान हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13 से बहुत सारे मान हो सकते हैं। यदि P जो है ए स्क्वायर को क्या करे, विभाजित करे। ए क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो विभाजित करे तो वो श्योरली जो है ए को भी विभाजित करेगी। जैसे मान लीजिए कि 3 ही है, 3 को ले लेते हैं। 3 जो है, 3 का जो स्क्वायर है ना 9, उसको विभाजित करेगा। या 3 जो है, 3 के अलावा कोई और ले लेते हैं, 6 का जो स्क्वायर है 36, इसको डिवाइड करेगा। या जो 9 का स्क्वायर है 81, इसको डिवाइड करेगा। यहां देख सकते हैं 36 में 3 से भाग देंगे 12 आएगा, और 81 में 3 से भाग देंगे आप तो 27 आएगा। तो 3 जो है 81 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 यहां भी डिवाइड कर रहा है, यानी
36 का जो वर्गमूल होगा ना, 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 श्योरली 6 को भी डिवाइड करेगा। 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 श्योरली किसको डिवाइड करेगा, 9 को भी करेगा। वही कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि p जो है कोई एक अभाज्य संख्या है और यह p a स्क्वायर को विभाजित करता है, किसी का भी स्क्वायर हो उसको विभाजित कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका जो स्क्वायर है उसको विभाजित करे तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी 36 को विभाजित कर रहा है तो 36 का जो वर्गमूल है उसको भी विभाजित करेगा। 81 को विभाजित कर रहा है तो 81 का जो वर्गमूल है उसको भी विभाजित करेगा। जैसे 2 के लिए ही ले लेते हैं हम लोग, 2 जो है 16 को विभाजित करेगा। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो श्योरली 2 जो है 4 को भी करेगा विभाजित। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी करेगा। इसी चीज को यह प्रमेय बता रहा है ना। और 1.3 में एक्चुअली है क्या, इसमें क्या है ना कि सिद्ध करना है कि भाई सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है या √5 है या 2 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिलाकर दे देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको विपरीत मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 को परिमेय संख्या मानकर जो है हम लोग हल करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। और एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है बराबर में मैथ में जो कि पॉसिबल ही नहीं होती, संभव ही नहीं होती है। तो फिर यहां जो हमारी मान्यता है ना उसका विरोध हो जाता है। यानी हम जो मान के चल रहे थे उसी के बदौलत तो ये विरोधाभास फंसा है कि एक ऐसी स्थिति आ गई, एक ऐसा कंडीशन आ गया जो संभव ही नहीं कि एक दूसरे को क्या हो, इक्वल हो। तो वहां पे हम कहते हैं कि भाई ये हमारे गलत मानने के कारण ही ऐसा हुआ है, इसीलिए जो है ये एक ऐसा चीज आ गया कि वही उसका विरोधाभास हो रहा है, जो मैथ के नियम है उसका विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, और उर्दू जो है परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो जब हम लोग प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहां जो है एक दो तरीकों से, 2 या 3 तरीकों से, जितने भी तरीके बनेंगे उन सभी तरीकों से जो है सवाल को सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद आइए हम लोग जानेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो कि प्रश्नावली 1.4 से संबंधित होगा, है ना। 1.4 से संबंधित याद रखना है आपको। तो बता सकते हैं आप परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है अशांत लेकिन आवर्ती होता है, आवर्ती, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसको समझेंगे। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग कटता नहीं है लेकिन बार बार जो है एक अंक का या एक विशेष संख्या का जो है रिपीटेशन होता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत, अनावर्ती या अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कभी कटेगा भी नहीं और क्या आएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे 2.01659832 ऐसे क्या आएगा कोई पता नहीं है। 4.010000114900011 कुछ भी क्या आए पता नहीं है। इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। एक तो कटेगा नहीं, दूसरा क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो आसान है समझना, लेकिन हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भाई जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। इस शांत वाले को देखते हैं, शांत क्या होता है भाई, टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2/5। आइए 5 से 2 में हम डिवाइड करते हैं, दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, खत्म। यहाँ क्या आया, सॉरी 0.4 आया,
यानी इसका वैल्यू आएगा क्या 0.4, पूरा पूरी कट गया। जैसे लेते हैं हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/, और नीचे ले लेते हैं क्या 5 ही ले लेते हैं, 4/5 देख लेते हैं इसको क्या होगा। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 0.825 क्या हो गया, शेष पर यहाँ 0 यानी कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी जो है पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया। तो ये शांत है। और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं हम, 13/10 ले लेते हैं, है ना, 10 20 कुछ भी ले सकते हैं। इसको देखते हैं, 13/10 से जो है, वैसे नीचे एक जो है 0 होता है तो एक अंक पहले दशमलव बैठा दिया जाता है, हम भाग करके दिखाते हैं। तो 10 एकम 10, 3 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, यहाँ क्या नोट हो जाएगा 0, ठीक है। तो 10 दिया 30, ये कट गया, 0 हो गया, यहाँ देखिए खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और ये अशांत आवर्ती क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले ले 10/3 का, इसका एग्जांपल ले ले 10/3 का, 3 से 10 में डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 का 9, यहाँ 1 आएगा, फिर दशमलव नोट करेंगे, 3 3 का 9। ये कभी कटने वाला है क्या, आप देख सकते हैं कभी नहीं कटेगा सर, 9, फिर 3 3 का 9, कभी नहीं कटने वाला, अशांत है। लेकिन जो है बार बार देख रहे हैं 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3.3 रेकड़ी यहाँ खींच सकते हैं, है ना। तो बार बार एक अंक या एक विशेष प्रकार की संख्या का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, इसको अशांत आवर्ती कहेंगे। जो तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार एक तो शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है, इसको लेकर आप क्लियर रहेंगे। एक चीज को जान लेंगे जिसको हम लोग को इसमें पढ़ना है कि यदि हर के रूप में जो परिमेय संख्या है P/Q, आपका थ्योरम भी दिया होगा आपके किताब में, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अलग अलग कई सारे थ्योरम दिए हैं। यदि ये जो Q जो होता है ना, कब शांत होगा और कब अशांत होगा, तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो, यानी 2 और 5 के घात के रूप का हो, या तो सिर्फ 2 का घात हो, या तो सिर्फ 5 का घात हो, या 2 और 5 दोनों के घात का हो, जहां mn कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी अऋणात्मक पूर्णांक है। तो 2 का घात या 5 के घात के रूप का हो, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप का यदि हर हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा परिमेय संख्या में। और यदि उसका हर, जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसका हर 2 या 5, 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे यहां शांत वाले का देखिए नीचे सिर्फ 5 है ना, फिर यहां देखिए यहां सिर्फ 5 है, यहां मैंने बताया 10, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5, 2 और 5 है, तब इसका शांत हुआ है। और अशांत वाले का देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और किसी और रूप का हो सकता है, जैसे यहाँ क्या है 3 है, अन्य भी कोई ले सकते हैं। आइए हम लोग 22/7 का उदाहरण लेके देखते हैं। यहाँ 7 जो है आप देख रहे हैं, हर जो है ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, 2 और 5 के घात के रूप का नहीं है, इसका दशमलव प्रसार जो है श्योर क्या आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। 7 से डिवाइड करते हैं 22 में, 7 3 21, 1 दशमलव यहां बैठाइए 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, फिर 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, है ना। फिर 40 में से 35 को माइनस करेंगे 5 0, 7 7 49, फिर 1 0, ठीक है। फिर क्या होगा 7 एकम 7। अब फिर जो है यहां से जो शुरू हुआ था वही कहानी फिर से शुरू होगी, 7 एकम 7, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, बार बार रिपीटेशन होगा। तो ये जो है ना, ये इसके ऊपर क्या खींच देते हैं, रेकड़ी। तो ये कभी कटेगा नहीं, एक समान संख्याओं का जो है बार बार यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन होगा, बार बार जो है वो
रिपीट होते रहेगा, इसी को जो है अशांत आवर्ती कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का मिलता है, एक तो शांत होता है या तो पूरा कट जाए। तो शांत वाले के लिए क्या है, यदि वो परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है तो यह जो q है ना 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, 2 और 5 के घात के रूप का होगा। और यदि q जो है 2 और 5 के घात के रूप का नहीं है तो फिर जो है उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो अशांत आवर्ती होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, p बाई क्यू जो यहां है ना असहभाज्य होना चाहिए, याद रखिएगा असहभाज्य होना चाहिए। हमेशा सॉल्व करते समय आप p बाई क्यू का ध्यान रखेंगे कि भाई इनके बीच का मौसा एक हो। जैसे आपके बुक में, इसको मिटा देता हूं, आप नोट करते रहेंगे जो भी चीज समझा रहे हैं। वैसे आपके बुक में जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो कंफर्मली मुझे याद नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए दिया हुआ है 6/15 और कह रहा है कि बताओ इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है क्या अशांत है। दूसरा कह रहा है कि भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताओ, सॉरी शांत है कि अशांत आवर्ती है, और भाग देने का काम नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। 15 का आपने निकाला, 3 पचे 15, आप लिखेंगे भाई 6/3 गुणे 5। यहां देखेंगे कि भाई 2 और 2 के पावर m या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, नीचे वाला 3 आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो आप कहेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है। अब फटाक से उस चीज को लिख देंगे और वहां आप हो जाएंगे गलत, क्योंकि यहां p बाई क्यू जो है इस पे ख्याल रखना है कि असहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य, असहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके बीच का मौसा एक हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो। यहां देखिए कॉमन है, यहां ऊपर 6 में भी तो 3 है। तो इसको सबसे पहले सरलतम रूप में हम सॉल्व करेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5, नीचे वाला 5 आ गया। तो ये तो भाई 5 के घात के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। तो याद रखना है आपको, जब भी आप जो है शांत और अशांत को चूज करेंगे, शांत और अशांत आवर्ती को चूज करेंगे, यानी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को आपको चुनना होगा कि कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। तो उसको सरलतम रूप में पहले बदल लेंगे, उसके बाद जो है हर का अभाज्य गुणनखंड निकालकर चेक करेंगे। यदि हर 2 और 5 के घात के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा किसी अन्य रूप का, यानी अन्य भी संख्या उसमें शामिल है, 2 और 5 के घात के रूप का नहीं है, उसको कहेंगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।